लाहौर के बदनामे ज़माना सीरियल किलर जावेद इकबाल की ज़िंदगी पर अब एक फिल्म बन रही है। ये वो जावेद इकबाल हैं जिसने 1999 में पुलिस को एक ख़त लिखा था जिसमें उसने 100 बच्चों के कत्ल का एतराफ़ किया था। बच्चों की उम्रें जो हैं वो 6 से 16 साल के दरमियान थी। और जब हम ये बात करें तो आपको वो टाइम भी याद आ रहा होगा, वो खौफ जो उस वक्त पूरे लाहौर में अवाम में मौजूद था ना, वो वक्त आपको एकदम से आपके जहनों में आया होगा। इस फिल्म में यासिर हुसैन 100 बच्चों के कातिल शख्स जो है उसका मरकजी किरदार निभा रहे हैं। यासिर हुसैन इंस्टाग्राम पर अपनी आने वाली फिल्म का पहला पोस्टर भी फैसल शेयर किया। पहले लोग हैरान हो रहे थे कि अच्छा यासिर निभा रहे हैं ये किरदार। टू मच सिमिलैरिटी। पहले तो हेड्स ऑफ जिन्होंने ये तमाम तर काम किया। और हम हमेशा से ही देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे फिल्म्स बनती हैं और कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या हमारे पास मौज़ूआत ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ऐसा अनोखा और अछूता मौजू हम वेट कर रहे थे कि इस पे बने। और द मैन हिमसेल्फ यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम उनसे बात करते हैं। यासिर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। यासिर भाई, बड़े अच्छे किरदार आपने निभाए हैं, ह्यूमर भी किया है आपने, इसके अलावा विलेनस भी किया है। हर किरदार में उस किरदार में डूब जाना ही एक प्रोटैगनिस्ट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। लेकिन ये वाला जो रोल है ना, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के चंद बड़े बड़े विलन्स में से एक अगर इस शख्स को कहा जाए कि जिसने 100 बच्चों के साथ पहले मोलेस्टेशन की और फिर उनको तेज़ाब में जो है वो कत्ल किया, बहा दिया। कितना मुश्किल है इस किरदार को निभाना यासिर भाई? मुश्किल तो जी एक्टर के लिए हमेशा ही कोई ना कोई किरदार मुश्किल हो जाता है। ये वाकई एक मुश्किल किरदार है। उसकी वजह यह है कि आम जिंदगी में हम सारे लोग, आप, मैं और जितने लोग, हम लोग आम लोग हैं और हमारे जहनों में कभी ऐसे शैतानी ख्यालात जो है इसका 1% भी शायद नहीं आता है। तो ऐसे आदमी का किरदार अदा करने के लिए आपको जो प्रिपरेशन करनी होती है या जो अपनी सोच में तब्दीली लानी होती है सिर्फ उस पॉइंट के लिए जिस वक्त कैमरा ऑन होता है, ये बहुत मुश्किल काम है। और वो एक्सप्रेशन देना, उस सोच में जाना, ये बड़ा ही डिफिकल्ट रहा मेरे लिए। और इतनी मुश्किल शायद मुझे किसी किरदार को निभाने में नहीं हुई है जितनी इसको हुई है। क्योंकि ये एक अगर देखा जाए तो अमेरिकन बहुत ज़्यादा अपने साइको किलर्स की फिल्में बनाते हैं और उनकी कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन इससे बड़ा शायद कोई साइको किलर या कोई विलन या कोई नेगेटिव आदमी आया हुआ आज तक हिस्ट्री में नहीं ख्याल। यासिर भाई, हमने देखा है कि जब भी इस तरह की कोई मूवीज़ बनती हैं, बतौर हीरो या बतौर विलन या बतौर लीड कास्ट, उसकी रिसर्च एक तो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरा ये कि आपको पर्सनली कैसा फ़ील हुआ है कि जब भी आप ये कोई इस तरह का रोल प्ले कर रहे थे, वो जब आपने कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप बैठे और आपने सोचा यार ये कैसे हो गया, और आप उस ट्रांस में चले गए कि जिस वक्त ये हो रहा होगा क्या ही तो दहशत होगी उस वक्त। मेरे लिए लकी मैं यूँ साबित हुआ हूँ कि वो हमारे जो डायरेक्टर हैं अबू लेहा, उन्होंने बहुत रिसर्च कर रखी थी इसके बारे में और उन्होंने किताब भी लिखी थी इसकी ज़िंदगी पे। तो वो किताब फिर स्क्रिप्ट की शक्ल में आई, स्क्रीन प्ले की शक्ल में आई। तो मेरे लिए तो रिसर्च बहुत ज़्यादा मौजूद थी। बहुत सारे और साथी फनकारों ने और लोगों ने, दोस्तों ने भी मेरी बड़ी मदद की रिसर्च में। उन्हें पता चला कि मैं किरदार कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत सारी रिसर्च भेजी भी, मैंने वो भी पढ़ी। तो बहुत सारी रिसर्च हो रखी है जावेद इकबाल के बारे में। तो मैंने सब पढ़ने के बाद, चूँकि उसका कोई ऐसा इंटरव्यू या कोई ऐसी हमारे पास वीडियो क्लिप मौजूद नहीं है कि आप उसे देख के कॉपी कर सकें, तो वो नहीं कर सकते थे। तो सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते थे कि वो कैसा था। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी और सबसे डिफिकल्ट भी यही थी कि वो एक आम इंसान था। अगर वो एक आम इंसान ना दिखता तो शायद वो पहले कत्ल के बाद ही पकड़ा जाता। वो साइको किलर अगर दिखता तो वो शायद बहुत जल्दी पकड़ा जाता। उसकी कामयाबी मैं कहूँगा कि वो 100 बच्चे मारने के बाद भी पकड़ा नहीं गया, बल्कि उसने खुद एतराफ़ जुर्म किया। तो उसकी वजह ये थी कि वो दिखने में एक बहुत आम इंसान था, एक बिल्कुल रोजमर्रा के आम इंसान जो आप देखते हैं वो वाला इंसान था। तो इस तरह के इंसान का दिखना और फिर उसका कॉन्फिडेंस ये वाला होना, तो वो उसको मिक्स करना बड़ा मुश्किल काम था।
तो बाकी जो आप कह रहे हैं कि वो जब फिल्म शूट हो गई तो फिल्म के दौरान ये होता था कि या मुझे या मेरे सामने वाले साथी अदाकार को हमें हर डायलॉग पर जो है ना गूज बम्स आ रहे होते थे, क्योंकि एक तो डायलॉग लिखे हुए इतने अच्छे हैं अबू अलैहा ने कि मजा आ जाएगा जब आप फिल्म देखेंगे इंशाल्लाह। तो यासिर, ये फिर मूवी रिलीज कब हो रही है? कितना मजीद इंतजार शायकीन को करना पड़ेगा? देखिए, शायकीन को इंतजार सिर्फ सिनेमा खुलने का करना पड़ेगा, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये गवर्नमेंट से आप अपील करें कि जब एक फ्लाइट में भर भर के और बस में भर भर के लोग इधर से उधर जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में रेस्टोरेंट्स की तरफ सिनेमा भी खोल देने चाहिए, ताकि एंटरटेनमेंट जो रही सही बची है हमारे पास वो हमें मिल जाए। वरना इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं, मौला जट है और पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगी, और कायदे आज़म जिंदाबाद है, और मेरी एक और फिल्म है अपना पीछे तो देखो। तो इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं जो बनी हुई हैं और पुरानी हो रही हैं, उनको मेरे ख्याल में दिखाने का मौका देना चाहिए और सिनेमास को खोल देना चाहिए। जैसे ही सिनेमा खुलेंगे इंशाल्लाह आप जावेद इकबाल को देख सकेंगे। बिल्कुल। और यासिर भाई, एक और सवाल, बिकॉज हम उसके बाद आपसे रुखसत ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि आप भी बड़े बिजी आदमी हैं और आप हमारे लिए टाइम निकाल रहे, इसके लिए बड़ा एक बार फिर एडवांस में शुक्रिया। हमारे पास वर्ल्ड क्लास एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वर्ल्ड क्लास हैं, हमारी म्यूज़िक वर्ल्ड क्लास है। क्या वजह आप समझते हैं कि हमारा जो कंटेंट है नेटफ्लिक्स पे वो नहीं जा पाता है? टेक्निकल इश्यूज़ को अलग करके मैं सिर्फ अगर कंटेंट वाइज बात करूं, जैसे कि ये वाला कंटेंट है, ये तो मतलब इट्स गोइंग टू बी अ हॉट केक। तो आपको लगता है, क्या लगता है कि क्या वजह है कि हमारा कंटेंट नेटफ्लिक्स पे नहीं बिक रहा? देखिए, दुनिया भर में ना शायद ये बात हमें बुरी भी लगे, हम एक तो एज पाकिस्तानी अपनी गलती मानने में बहुत झिझकते हैं। हम जब तक अपनी गलती मानेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो एज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक। हमारे पास स्टूडियोज नहीं है इतने बड़े जहां हम उस लेवल की चीज़ें बना सकें, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम अभी तक हमारा स्पॉट बॉय है या जो हमारे टेक्नीशियंस हैं वो लोग इंश्योर्ड नहीं है। हमारे यहाँ इंश्योरेंस का कोई चक्कर नहीं है। अगर सेट पे कोई मर भी जाता है तो आप अगर मदद के तौर पे कुछ पैसे देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसको वो इंश्योर्ड हो या कंपनी ने उसकी इंश्योरेंस करवा रखी हो। उसके अलावा यहाँ यूनियन का कोई सिस्टम नहीं है। अगर किसी के पैसे फंस गए या कोई डेट नहीं दे रहा या कोई तंग कर रहा है प्रोड्यूसर को, या प्रोड्यूसर किसी को तंग कर रहा है या डायरेक्टर किसी को तंग कर रहा है, तो हमारे यहाँ डायरेक्टर्स की यूनियन नहीं है, एक्टर्स की यूनियन नहीं है। यहाँ बैकअप डांसर्स जो हैं वो बेचारे भूखे बैठे रहते हैं सेट पे। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो जिनकी यूनियन जब होती हैं, और दुनिया भर में है, इंडिया हमारे साथ मुल्क है उसमें भी है, हर चीज़ की यूनियन है। इसीलिए नेटफ्लिक्स उनके साथ काम करता है जिनके यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर है बना हुआ, प्रॉपर तरीका है काम का। हमारे यहाँ अभी तक काम बस जुगाड़ पे हो रहा है, और यही हमारी इस पे भी मैं अपने आपको अपनी इंडस्ट्री को दाद देता हूँ कि इतने बुरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हम बना लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कमेंडेबल है। लेकिन अब आ गया है कि हमें उस लेवल पे चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कैमरा वही है जो हॉलीवुड में यूज हो रहा है या बॉलीवुड में यूज हो रहा है। तो हमारे पास सिर्फ कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की है, वो जैसे ही आ जाएगा नेटफ्लिक्स भी हमारे साथ काम करने लगेगा। चलें, बहुत आपने ज़बरदस्त बात की। और यासिर भाई, बेस्ट ऑफ लक आपको इस प्रोजेक्ट के लिए और आने वाले प्रोजेक्ट के लिए भी। इस वादे के साथ हम आपसे रुखसत ले रहे हैं कि जब सिनेमा खुल जाएंगे तो आपने एक दिन ज़रूर हमारे सेट पे, और यहाँ भी हम बड़ी मज़े की गुफ्तगू करेंगे, तो हम जाएंगे देखने फिर। हाँ इंशाल्लाह, बस जल्दी से सिनेमास खुल जाएं SOPs के साथ तो हम ज़रूर जाएंगे।